अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए चुनावों के नतीजे भी आ जाएंगे। आपने ये अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि 5 में से जिन 4 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उनमें कौन से राज्य में कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन आज मैं एग्जिट पोल के नतीजे बताकर फिर से आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगी, क्योंकि हमेशा की तरह देश में और भी ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिन्हें दिखाना और जिनसे आपको रूबरू कराना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ब्रीफ में ये बताना चाहती हूँ कि एग्जिट पोल और किसी प्रोडक्ट के प्राइस टैग में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए जब भी आप एग्जिट पोल के नतीजे देखें तो ये मानकर चलिए इसमें उलटफेर ज़रूर होगा और जो दिखाया जा रहा है नतीजा उससे 20 से 30% तक अलग होंगे। खैर, हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 अलग अलग चैनल्स के सर्वे को एक जगह कंपाइलेशन करके दिखाया है और ये बताया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन इसी हिंदुस्तान टाइम्स ने इसी पेज पर बहुत छोटे से अक्षरों में ये हेल्थ वार्निंग भी जारी की है। ये वार्निंग ठीक उसी तरह की है जैसे किसी प्रोडक्ट के प्राइस टैग पर लगने वाले स्टार की होती है। इस हेल्थ वार्निंग में ये कहा गया है कि एग्जिट पोल के ये नतीजे गलत भी हो सकते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिस तरह से किसी प्रोडक्ट के प्राइस टैग पर लगने वाले 18 या फिर 28% के जीएसटी को नहीं बताया जाता, ठीक उसी तरह से एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर अभी खुशी या फिर गम मनाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, आज आपको यूट्यूबर रवीश कुमार की राय भी जाननी चाहिए, जिन्हें ये लगता है कि नोएडा की गोदी मीडिया जिस उमंग और उत्साह के साथ एग्जिट पोल दिखाता है वो फिजूल है और वो देश के लोगों के साथ धोखा है और वो अब देश के लोगों को नॉर्थ कोरिया के एग्जिट पोल देखने की सलाह दे रहे हैं। खैर, इस बीच पीएम मोदी दुबई पहुंच चुके हैं और दुबई से आई उनकी ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि दुबई में जो भारतीय रहते हैं वो ये चाहते हैं कि 2024 में यानी अगले साल होने वाले चुनावों में भी पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बने और पीएम मोदी की पार्टी को अगले साल 400 सीटें मिलें। खैर, अब ये आप सोच सकते हैं कि क्या पीएम मोदी दुबई और यूएई के दौरे पर इसलिए गए हैं ताकि वहां रह रहे भारतीय ये कह सके कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, या फिर इस दौरे का मकसद कुछ और है। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि यकीनन इसी दौरे का मकसद कुछ और है और मोदी दुबई और यूएई के दौरे पर COP28 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। COP28 की मीटिंग हर साल बुलाई जाती है और इस मीटिंग को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन बुलाता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर डिस्कस किया जाता है। लेकिन जब इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी दुबई पहुंचे तो ऐसा लगा मानो वो किसी चुनावी रैली में हिस्से लेने गए हैं। वहां लोग उनके नाम की नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार अब की बार 300 नहीं बल्कि 400 सीटें जीतेगी। वहां मौजूद किसी भी शख्स ने मोदी जी से ये नहीं पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो दुनिया में मौसम का मिजाज बदल रहा है और सर्दी की जगह गर्मी और गर्मी की जगह सर्दी पड़ रही है, उसके बारे में आप इस मीटिंग में क्या कहने वाले हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको उस खबर को बताते हैं जिसको लेकर मुसलमानों पर फिर से इल्ज़ाम लग रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जब क्राइम मुसलमानों की तरफ से होता है तो फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले मुस्लिम सन्नाटे में चले जाते हैं। वो ना तो क्राइम करने वाले मुजरिम को सजा की मांग करते हैं और ना ही उसकी मजम्मत करते हैं। खैर, आप ये जानिए कि जिस खबर पर सवाल उठ रहे हैं वो खबर क्या है। दरअसल कल एक खबर आई कि यूपी के हमीरपुर में एक मस्जिद के मौलाना ने एक 11 साल की बच्ची को मस्जिद में बुलाकर उसका रेप किया। जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये वही मस्जिद का मौलाना है। अब पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस मामले में मैं आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि जब ये मामला सामने आया तो इस मस्जिद में मदरसे को चलाने वाले शख्स ने जिस बच्ची का रेप किया उसके पिता को बुलाया और ये कहा कि मौलाना की शिकायत पुलिस में ना कराए और अगर उसने ऐसा किया तो फिर इससे दीन और मुसलमानों की बदनामी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्ची के वालिद ने ऐसा नहीं किया और उसने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई मदरसा चलाने वालों को एक बच्ची के पिता से ऐसा कहना चाहिए।
सोचिए अगर जिस बच्ची का रेप हुआ वो बच्ची मदरसे के डायरेक्टर की बेटी होती तो क्या तब भी ये इस मामले में दबाने की कोशिश करता। सोचिए आज हम ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम हमारे दुश्मन बन गए हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो लोग हमारे बीच हमारी खैर ख्वाह बनकर मौजूद हैं वो तो गैर मुस्लिमों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। उनकी नज़र तो हमारी बहन बेटियों और बच्चियों पर है। और जानते हैं ये सब क्यों होता है? क्योंकि आज मुसलमानों की मस्जिदों में ऐसे इमाम मौलाना बनकर बैठे हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं और जो बिना बीवी के अकेले रहते हैं। लिहाजा अब उनके आसपास अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हो तो फिर उनका ईमान डगमगा जाता है। लिहाजा ऐसे मौलानाओं पर नज़र रखें और अपनी मस्जिदों और मदरसों में मौलानाओं का चयन करने से पहले उनको अच्छे से परख लें। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको फिलिस्तीन के गाजा में लेकर चलते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि गाजा शहर की इन तस्वीरों को हमीरपुर के बलात्कारी मौलाना के जैसी सोच रखने वाले ज़रूर देखें, क्योंकि पश्चिमी देश जिन लोगों को आतंकवादी मानते हैं वो हमीरपुर के बलात्कारी मौलाना से कई बेहतर और कई अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं। दरअसल कल हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कुछ और लोगों को छोड़ा, उन्हें उनके घर भेजा। अब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग पिछले करीब 2 महीने से हमास की कैद में हैं वो छूटने के बाद इतने खुश क्यों हैं और वो हमास के इन लड़ाकों को खुशी खुशी विदा क्यों कर रहे हैं। इनके चेहरे पर कोई शिकन क्यों नहीं है, इनके शरीर पर किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती के निशान नहीं है, जबकि जिन लोगों को रिहा किया जा रहा है उनमें जवान लड़कियां भी हैं। सोचिए अगर हमास के इन लड़ाकों की सोच भी हमीरपुर के उस मौलाना की तरह होती जिसने 11 साल की बच्ची का मस्जिद में बुलाकर रेप किया, तो क्या इजराइल की ये जवान लड़कियां छूटने के बाद इतनी खुशी खुशी जाती, उन्हें हंसकर विदा करती? यकीनन नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमास के इन लड़ाकों ने इजराइल के इन लोगों के साथ अच्छा सलूक किया है, उन्हें इस नज़र से देखा है जो नज़र एक सच्चे मुसलमान की होती है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं। दरअसल यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है जो मीडिया को दोहरे रवैये को दिखाता है। दरअसल कल चंडीगढ़ की पुलिस को एक हॉस्टल की लड़की फ़ोन करती है और ये कहती है कि जिस हॉस्टल में वो रहती है उसके बाथरूम के गीज़र में एक हिडन कैमरा लगा है। लिहाजा पुलिस इस लड़की की शिकायत पर हॉस्टल पहुंचती है और ये पाती है कि वाकई लड़की के बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगा है। छानबीन होती है तो पता लगता है कि यह हिडन कैमरा उसी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की ने लगाया है। और हैरानी की बात यह है कि इस लड़की ने यह हिडन कैमरा अपने एक दोस्त के कहने पर लगाया था। हालांकि अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि लड़की ने अपने मेल दोस्त के कहने पर कैमरा क्यों लगाया और ये कैमरा कितने दिनों से लगा था। क्या इस कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो कहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लीक तो नहीं किया गया है? खैर इस मामले में मैं आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि आजकल क्या ज़माना आ गया है, लड़कियां लड़कियों की दुश्मन बन गई हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर किसी लड़की की इज्जत की भी परवाह नहीं कर रही हैं। दूसरा यह है कि ये खबर मीडिया के दोहरे रवैये को भी दिखाती है। फैक्ट्स चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर ये कहते हैं कि ठीक ऐसे ही एक घटना कर्नाटक के उडुपी शहर में हुई थी, जहां पर लड़कियों ने ही लड़कियों के बाथरूम में कैमरा छुपा दिया था, लेकिन तब देश की मीडिया ने इस पर बहुत बवाल किया था। यहाँ तक कि देश की बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स वाली एजेंसियां इस मामले को उठा रही थी। और तो और एनसीडब्ल्यू से ताल्लुक़ रखने वाली खुशबू सुंदर उस हॉस्टल तक पहुंच गई, लेकिन सेम घटना चंडीगढ़ में होती है, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिन लड़कियों ने कर्नाटक में कैमरा छुपाया था उनका नाम उर्दू वाले थे और जिन लड़कियों ने कैमरा चंडीगढ़ में छुपाया है उसका नाम उर्दू वाला नहीं है। और इस वीडियो के सबसे आखिर में बात उस शादी की करते हैं जो इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन है। जी हाँ, वो शादी है रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की। इस शादी के बारे में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस शादी के जरिए आईटी सेल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस मणिपुर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। असल में वहाँ सब कुछ ठीक है और वहाँ एक स्टार सेलिब्रिटी आराम से बिना किसी सिक्योरिटी के शादी कर रहा है, वो भी उस लड़की से जो उसकी कास्ट और उसके रिलीजन से बिल्कुल अलग है।
खैर दोस्तों, रणदीप हुड्डा मेरे भी फेवरेट एक्टर हैं और मैं उनको तहे दिल से शादी की मुबारकबाद देती हूं और मैं उनको सलाम भी करती हूं कि उन्होंने धर्म और जाति से अलग हटकर दुनिया की परवाह न करते हुए उससे शादी की और उसकी रीति रिवाजों से शादी की जिससे वो प्यार करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।